हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके एक्सीलेंस क्लासेस। तो आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, डेट इज केस स्टडीज। हाउ टू क्रैक केस स्टडीज इन लो एग्जाम। द वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जब भी केस स्टडी का हमें क्वेश्चन आए तो हमें अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि जो केस स्टडी में लिखा है, जो एग्जामिनर ने केस स्टडी में फैक्ट्स में लिखा है, वो हमेशा हमेशा सही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो केस स्टडीज हमें एग्जामिनर देता है वो केस स्टडीज में दोनों तरह के क्वेश्चंस डालता है। वो क्वेश्चन में जो प्रोविजन लिखी होती हैं वो सही भी होती हैं, वो गलत भी होती है। एक्चुअली वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। वो ये ज्यादा चेक करने की कोशिश करता है कि बच्चे ने कितने डीपली से लॉ को अंडरस्टैंड किया है, क्या बच्चे में लॉ इंटरप्रेट करने की वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो लॉ इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये बातें जो है एग्जामिनर चेक करना चाहता है, इसलिए एग्जामिनर जो है ज्यादातर केस स्टडीज में रॉन्ग प्रोविजंस डालता है, ताकि वो चेक कर सके कि बच्चे को असली प्रोविजन के बारे में पता है, ओरिजिनल प्रोविजंस है, जो राइट प्रोविजंस है, क्या वो बच्चा एग्जाम में लिख पा रहा है। तो हमेशा जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आए हमें दो बातें ऑलवेज दिमाग में रखनी होगी कि केस स्टडी को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार हमें पढ़ना होगा। ऑलवेज रीड केस स्टडी एटलीस्ट ट्वाइस टाइम्स, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे ना, तब हमें उस चीज को पढ़ने से क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि केस स्टडी में दिया क्या हुआ है, केस स्टडी में पूछ क्या रहे हैं, और केस स्टडी में जो दिया हुआ है क्या वो रेलेवेंट लीगल प्रोविजन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमेशा केस स्टडीज को एटलीस्ट ट्वाइस अ टाइम्स पढ़ना चाहिए। जितनी बार पढ़ोगे, 2 बार से ज्यादा जितनी बार पढ़ोगे उतना मच बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट इज डेट नेवर जज द वैलिडिटी ऑफ ए केस एट ए ग्लैंस। ये मत सोचो कि जो एग्जामिनर ने केस स्टडी में दिया है, एक बार पढ़ने से हमें हाँ पता लग रहा है एग्जामिनर ने कहा है, ऐसा लिख दिया है, कि हमें कई बार हम अपनी जजमेंट पहले से ही लगा लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये बात उसने सही कही है। तो ऐसा कभी मत करो। जब तक हम लोगों को एनालिसिस नहीं करते, उसके फैक्ट्स को एनालिसिस नहीं करते, उसकी लीगल प्रोविजन को हम जब तक चेक नहीं करते, कि वेरीफाई नहीं करते कि ये जो है सही है, तब तक हमारी केस स्टडी जो है वो सही कभी नहीं हो सकती। इसलिए अक्सर ज्यादातर जो एग्जामिनीज होते हैं वो इस केस स्टडी में कम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो ये था हमारा 2 पॉइंट जो हमेशा हमें माइंड में रखने चाहिए कि केस स्टडीज का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें ये 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद हमें ये बात देखनी चाहिए कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। जब भी हम लॉ का एग्जाम करते हैं ना, तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो होता है वो प्रोविजंस का होता है, नेक्स्ट जो होता है वो केस के फैक्ट्स का होता है, उससे अगला जो होता है वो कंक्लूजन का होता है। राइट। प्रेजेंटेशन में प्रोविजन में क्या लिखोगे? सबसे पहले एक्ट का नेम लिखो। सपोज करो कंपनीज एक्ट चल रहा है, एक्ट का नेम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। राइट। अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट में कुछ ऐसी प्रोविजन आई है कि वो केस स्टडी में पूछी है, तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ऐसे ऐसे हमें लिखना होगा। अगर हम एक्ट का नेम लिखेंगे तो हमारे 0.25 मार्क्स इस एक्ट के में से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स बने होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है। सपोज कंपनीज एक्ट के अंदर जो ऑडिट का चैप्टर है वो है चैप्टर 10। अगर ऑडिट से कोई केस स्टडी बन रही है तो हम लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर हम चैप्टर का नेम भी लिख देंगे, चैप्टर 10 लिख देंगे, ठीक है, वो रोमन में लिखेंगे हम, तो फिर क्या होगा, हमारे मार्क्स और बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे हम ये याद करते जाएंगे, हमारे मार्क्स जो है वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक्ट का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद एक्ट के चैप्टर याद होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में ये प्रोविजंस हैं। ठीक है। क्योंकि एक्ट का नेम तो सभी को याद होगा, क्योंकि एक्ट जिसने पढ़ा है। एक्ट के चैप्टर भी याद कर सकते हैं, सेक्शन भी ऑलमोस्ट याद होते हैं। ठीक है। तो सेक्शन लिखना चाहिए। ठीक है। जैसे कि ऑडिट में जो सेक्शन है 148, वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेट कर रहा है, तो सेक्शन का अगर नेम लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सब सेक्शन लिखना चाहिए। ठीक है। क्लोज लिखना चाहिए एक्ट का। जैसे ये 5 पॉइंट है एक्ट के रिलेटेड है, वो लिखना चाहिए। एक्ट हमें क्या बताता है कि हमें जो एक्ट में दिया गया है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राइट। तो ये हमें ये एक्ट से रिलेटेड लिखना चाहिए। उसके बाद आता है एक्ट के साथ ना रूल्स होते हैं। एक्ट हमें ये तो बता देता है कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
लेकिन हमें कैसे करना चाहिए ये हमें रूल्स बताता है। कोई भी एक्ट ले लो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका इनकम टैक्स रूल्स 1962 बना हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 बना हुआ है। रूल्स भी अमेंडेड होते हैं। जब कोई रूल अमेंड होता है उसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अमेंडेड रूल को भी हमेशा याद रखें कि कब अमेंड हुआ है। जैसे 2019 में अमेंड हुआ है, 17 में अमेंड हुआ है, कभी भी। ठीक है, रूल का नेम याद रखें, रूल नंबर याद रखें, सब रूल नंबर क्लॉज। सबसे पहले जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, ये तो हमें याद ही होना चाहिए कि रूल का नेम क्या है। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। ठीक है, रूल नंबर क्या है, रूल 21C है, उसका जो डिपॉजिट्स हमें कहाँ से किसको हम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे, सब रूल नंबर क्लोजेज, ये सब कुछ रूल्स हमें बताते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। देन उसके बाद जब हमारी प्रोविजंस में ये लिख दिया तो हमें इसमें से 5 में से कम 2 एंड 2.5 मार्क्स तो इसमें से हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोविजन को अच्छे से लिखा है। हाँ, ये बात है कि ये तो सिर्फ एक तरह से ना वो होता है, एक लाइन होती है कि ये किस में हमें गिवन है, लेकिन जो प्रोविजन है, जो लीगल प्रोविजन दी गई है, वो तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, उसके बाद हमें फैक्ट्स क्या है केस के, वो लिखने चाहिए। राइट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस गिवन इन द केस स्टडी। जो जनरली क्या होता है, केस स्टडी में जो भी फैक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही कह देते हैं हम, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ज्यादा बड़ी केस स्टडीज नहीं होती जो लेवल एग्जाम में आती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमें लिखने चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है अनइम्पॉर्टेंट है तो अवॉइड भी कर सकते हो, जो प्रोविजन के बिल्कुल भी चेक नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद एग्जामिन करो लीगल प्रोविजन विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब हमारा ये दिमागी काम आ गया, इसमें हमने अपना माइंड अप्लाई करना है कि हमने जो लीगल प्रोविजंस पढ़ी है क्या वो केस के फैक्ट जो है उससे जो है वो वेरीफाई कर रही हैं, क्या वो रेलेवेंट है प्रोविजंस जो केस में है, क्या वो प्रोविजन जो हमें लॉ में हमने पढ़ी है, कितने हम उस प्रोविजन को लेके कॉन्फिडेंस में है कि ये प्रोविजन राइट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। ये था फैक्ट्स ऑफ द केस। एंड लास्ट कंक्लूजन, गिव योर सजेशंस, एडवाइस एंड कमेंट्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ द लीगल प्रोविजन। ठीक है, कई बार हमें पूछ लेते हैं कि केस दे दिया, केस के बाद उन्होंने लिख दिया एडवाइस, कमेंट, योर सजेशंस, ऐसे कुछ लिख दिया। तो हमें इसमें अपनी जजमेंट देनी होगी कि जो हमने केस को रीड किया है, जो हमने केस को समझा है, उसके बाद जो हमने लीगल प्रोविजंस चेक की है, उसके अकॉर्डिंग ये गिवन केस में कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, इस कंक्लूजन के हमें मार्क्स मिलते हैं। कि इससे एग्जामिनर को पता लगता है, पेपर चेकर को पता लगता है कि बच्चे ने कितना डीपली से लॉ को अंडरस्टैंड किया है और कितना वो लॉ में एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले तो ये बात है, नेवर फॉरगेट राइटिंग स्किल्स मीन्स ए लॉट। कभी भी ये मत बोलो कि राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एग्जाम में हमने रिटन में लिखना है, हमें जितना याद है वो हमें ओरली याद है, हमें ये पता है कि इसका ये सेक्शन है उसका, अगर हम उसमें ही नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो हमें मार्क्स क्या देगा, एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि हमें ये प्रोविजंस के बारे में पता है। तो ये था हमारा केस स्टडीज को सॉल्व करने की एक तरह से स्ट्रेटेजी। अब हमने जो ये सब कुछ समझा है उसको एक केस के रूप में हम पढ़ते हैं। देखो, लेट्स सॉल्व केस स्टडी। केस हमें दिया गया हुआ है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50 lakhs if aggregate of its paid up share capital, free reserves and security premium account is ₹50 lakhs। हमें केस में ये बताया गया है, हमें केस में फैक्ट्स बता दिए हैं केस की कि एबीसी लिमिटेड है, क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर से 50 लाख के अकॉर्डिंग, अगर उनकी एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख की है। ये देखो, अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जजमेंट पास कर लेते हैं, उन्होंने 50 लाख लिखा है, 50 लाख अगर उनकी है तो वो कर सकती है। ऐसे जजमेंट बिल्कुल नहीं पास करनी, क्योंकि अगर ऐसे ही हम जजमेंट पास कर लेना तो हम लीगल प्रोविजन को कई बार लिखना भूल जाता है, हमारा माइंड स्किप कर जाता है कि लीगल प्रोविजन क्या है। सबसे पहले ना, हम जब भी केस स्टडी रियल लाइफ में सॉल्व करेंगे हमें 3 फेज निकालने होंगे। एक होता है रीडिंग फेज, जिसे फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज मेमोरी फेज, थर्ड फेज राइटिंग फेज। रीडिंग फेज में क्या होगा, रीड इट ट्वाइस फर्स्टली, जो मैंने पहले कहा था कि ये केस है, अब मैं इस केस को दोबारा से पढ़ लूंगा, मेरी ट्वाइस रीडिंग हो जाएगी। थर्ड टाइम पढ़ूंगा, मेरी और ज्यादा रीडिंग अच्छी होगी। फोर्थ टाइम पढ़ेगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, रीड इट कर लिया मैंने, अब मैंने अंडरस्टैंड किया कि फैक्ट क्या है केस के। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एबीसी लिमिटेड है जो,
वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रही है अपने मेंबर से कितने का, 50 लाख तक का। क्यों? क्योंकि अगर उनकी एग्रीगेट जो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50 लाख है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो एक्ट जो फैक्ट्स हैं केस के, ताकि हम डिटरमिन कर सके कि किस चैप्टर से वो रिलेट कर रहा है, किस सेक्शन से वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा करने से ना हमें ये पता लग जाएगा ये डिपॉजिट की प्रोविजन है। डिपॉजिट की प्रोविजन है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4 है डिपॉजिट का। सपोज चैप्टर 4 है डिपॉजिट का, राइट। उसके बाद फिर इसके रूल्स क्या है, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 है। रूल 21C में इसमें क्या दिया हुआ है कि डिपॉजिट को हम कब कंसीडर नहीं मानेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आ जाता है, डिपॉजिट को बोरिंग कब कंसीडर नहीं मानेंगे, ये 21C में आ जाता है। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमने देखना था कि रूल, वो वाला थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इज देयर एनी रूल विच हेल्प्स टू डिटरमिन हाउ दीज प्रोविजंस मस्ट कॉम्प्लाई, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट फेज, ये रीडिंग फेज होता है। जब हम केस स्टडीज करते हैं ना, रीड करते हैं केस स्टडी को, जब हम फर्स्ट टाइम 2 टाइम पढ़ते हैं, तब हमारे ये जो पार्ट है केस स्टडी से हमारा ये पार्ट कवर होना चाहिए। सेकंड फेज में क्या होता है, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। ये है ना कि आपको अगर पता लग गया, आपको अच्छे से प्रोविजन याद है, आपको पता है कि ये ऐसी प्रोविजन इसमें है ही नहीं, ये प्रोविजन जो है वो रॉन्ग है, कोई बात नहीं, तो आप उसको रॉन्ग लिखाओ, लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। ये मत डोल जाना कि एग्जामिनर ने ऐसा लिखा है तो ये बिल्कुल सही होगा, तो मैं अपना उस अकॉर्डिंग आंसर चेंज कर दूं, लॉ चेंज कर दूं। ऐसा करने से मार्क्स आपके ही कम होंगे, लॉ बिल्कुल नहीं चेंज होएगा। सेकंड फेज में बी कॉन्फिडेंट है। इस फेज में क्या करना पड़ेगा, हमें मेमोरी टेक्निक्स को यूज करना होगा। कैसे? जो हमने मेमोरी में लॉ को पढ़ा है, जो हमें प्रोविजंस याद है, उस प्रोविजंस को हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो गिवन फैक्ट है उससे वो वेरीफाई मैच हो रही है, ठीक है। रिवाइज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड अप्लाइंग द प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस। वही है कि हमने जो एक्ट की प्रोविजन को पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे इस फेस में। उसके बाद जो प्रोविजन के फैक्ट्स हैं, केस के फैक्ट हैं, प्रोविजन के साथ उसे हम अप्लाई कर देंगे। कॉन्फिडेंट रहो। केस स्टडी हमेशा हमें ये कंफ्यूज करती है। द केस स्टडी मोस्टली कंफ्यूज द एग्जामिनीज। प्रोविजंस कंटेन्ड इन द केस स्टडी में बी राइट और रॉन्ग। प्रोविजन जो होती है ना केस स्टडी में, अगर उन्होंने लिखा 50 लाख नहीं लिखा, उन्होंने 40 लाख लिख दिया सपोज करो, ठीक है। अगर एग्रीगेट पेड अप ये सारा कुछ मिला के 40 लाख था, उन्होंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अब ये राइट है क्योंकि एक्सटेंड उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है। अगर यहाँ पे लिखते कि वो 60 लाख तक का वो ले सकती है क्योंकि जबकि उनकी एग्रीगेट 50 लाख है, तो वो रॉन्ग हो जाना था, ठीक है। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, आंसर दो जो आपको लीगल प्रोविजन अच्छे से याद है, ठीक है। थर्ड फेज आ जाता है प्रेजेंटेशन का। राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। जैसे प्रोविजन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 73 क्लॉज 2, राइट। अब मैंने ये कहा था नेम लिखो एक्ट का, नेम लिखो एक्ट का, चैप्टर लिखो, सेक्शन लिखो, सब सेक्शन लिखो। अब इसमें क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नेम लिख दिया। रीड विद रूल 3, रूल भी लिख दिया, ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड। अब अमेंडेड हुआ था रूल, वो भी लिख दिया। इससे क्या होएगा, हमारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। Amendment Rule 2016, a company shall accept deposit from its member together with the amount of other deposit outstanding as on the date of acceptance of such deposit exceeding 35% of such deposits. Such deposit exceed एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब कुछ जो भी हमें लीगल प्रोविजन के सपोज करो लिखा हुआ है वो हमने सब ये केस में लिख दिया। अब हम ये था प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने लिखा, ठीक है। इसके हमें मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से 2 या 2.5। अगर अच्छा लिखोगे तो 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस में हम लिखेंगे कि जो यानी कि हमें केस स्टडी में बताया था ना कि ये केस स्टडी में लिखा है, तकरीबन वही फैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। हमें ये गिवन था। कंक्लूजन में हम अपना वो देखेंगे कि हमने लीगल प्रोविजन को चेक किया, क्या वो कंपनी कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50 लाख। तो ये जो है इससे कंक्लूजन निकल के बाहर आ गया, ठीक है। ये था हमारा केस स्टडी को सॉल्व करने का इंपॉर्टेंट तरीका, स्ट्रेटेजी,
ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें याद रखने होंगे। दैट इज ऑलवेज राइट फुल नेम ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। कभी भी शॉर्ट में लिखो, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है उसको फुल वर्डिंग में लिखो। सीओ डॉट लिखा के ऐसे मत लिखो, सीओ डॉट एक्ट 2013 ऐसे मत लिखो। अवॉइड शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड करो। जो नंबर्स हैं वो वर्ड्स में लिखो। जैसे ये 35% है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 35 को ही 35% का साइन लगाकर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 35% को ऐसे लिखोगे तो अच्छा, यानी कि लॉ की लैंग्वेज में इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते हैं और इसके मार्क्स मिलते हैं हमें। अंडरलाइन द रेलेवेंट वर्ड्स ऑफ द प्रोविजन। जो आपको लग रहा है ना कि प्रोविजन में बहुत ही रेलेवेंट वर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग ही केस बनाया गया है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग, उस वर्ड को अंडरलाइन करो, ताकि जो जब भी एग्जामिनर का ध्यान जाए ना, पेपर चेकर का ध्यान जाए, तो वो देखे कि इसने इसको अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन इसलिए किया है, वो हाईलाइट करना चाहिए। हाईलाइट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि जो उसने लिखा है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स ही लिखा है, तो एग्जामिनर उसको बहुत ही अच्छे मार्क्स देता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये थी केस स्टडीज, और ये थी केस स्टडीज की स्ट्रेटजी। अब केस स्टडी जब भी सॉल्व करनी है तो 3 फेज हमेशा याद रखो, रीडिंग फेज, मेमोरी फेज, राइटिंग फेज। रीडिंग फेज और मेमोरी फेज अगर स्ट्रांग होगा, राइटिंग फेज उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और राइटिंग फेज के ही हमें मार्क्स मिलते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से अगर हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली से क्रैक कर सकते हैं। हमारे लॉ एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। तो रिवीजन के टाइम पे हमें ये जो केस स्टडीज का ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, ताकि हम इसको इस स्टडी को फॉलो करने में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं। इस स्ट्रेटजी को हम यानी कि फेमिलियर हो जाएं। एग्जाम में अगर हम एक तरह से करेंगे तो इतनी जल्दी से हम ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए हमें केस स्टडीज की रिवीजन करनी बहुत जरूरी होगी। वैसे लॉ को अच्छे से अगर हमने समझा होगा तो केस स्टडीज इजीली से सॉल्व हो जाएंगी। अगर लॉ को अच्छे से समझा होगा, कई बार हमारी जो लॉ प्रोविजन है हमें याद रहती है, लेकिन उस प्रोविजन को केस स्टडी में कैसे अप्लाई करना है ये हम नहीं जान पाते। तो उसके लिए केस स्टडी की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू क्रैक केस स्टडीज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली रिसीव हो सके। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।